सो लेट्स कंटिन्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज़ अ साइंस ऑफ फूड एंड हाउ द बॉडी टेक्स इन। मतलब जो फूड है उसमें क्या क्या होता है, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, उसमें कितनी एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर फूड जब जाता है तो क्या होता है, एवरीथिंग जो भी हम पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट या उसकी कमी से क्या होता है, एवरीथिंग इज़ न्यूट्रिशन। मतलब हमारे फूड को लेकर जितनी भी नॉलेज हम लेते हैं उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। It is a science of how the body takes the food in, digests, absorbs and uses nutrients for energy, growth, repair and maintenance of health. न्यूट्रिशन उस साइंस की बात होती है जिसमें हम खाने को हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व होता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और हेल्थ की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारे लिए न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसकी कुछ जो इम्पोर्टेंस है वो ये देखिए। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड डेली फंक्शन। जो डेली फंक्शंस करते हैं हम, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग स्टेयर, स्टडिंग, रीडिंग, कुछ जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो गई उसके हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूट्रिशन से। सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड इम्यूनिटी। हमारी सेल को थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो सेल इंजरी हो जाती है, और उसको रिपेयर करने के लिए, हमारी सेल को ग्रोथ देने के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और वो हमें फूड से मिलता है। मेंटेन्स ऑप्टिमल बॉडी फॉर्म्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन, टिश्यू हीलिंग। जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें हमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनकी ज़रूरत होती है, उसमें भी हमें फूड जो है इंपॉर्टेंट होता है। नर्व कंडक्शन के लिए, टिश्यू हीलिंग के लिए, सबके लिए हमें फूड चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें होती है जो हमें इन चीज़ों को करवाती है। प्रिवेंट्स माल न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीजेस। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, हम एक अच्छी जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमारी बॉडी में, तो माल न्यूट्रिशन नहीं होता है, यानी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है और क्रोनिक डिजीजेस से हम बच सकते हैं। तो क्या क्या होता है, एक समरी देख लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग, इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन, परफॉर्मेंस एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंस है। अब हम जब न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी में डालते हैं, हम फूड खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, हम खाते हैं, तो उसका क्या होता है? तो सबसे पहले इनटेक मतलब ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। फिर उसका डाइजेशन होता है। सबसे पहले हमारे माउथ में होता है, हम च्यू करते हैं फूड को, वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फिर केमिकल डाइजेशन आता है जिसमें एंजाइम्स एंड एसिड जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। फिर आता है अब्जॉर्प्शन, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ है वो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड एंड लिम्फ में जाता है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। इसमें ये होता है कि जो हमारा फूड है जो वो कैसे सेल जो है यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। फिर जो वो फूड होता है वो हमारे बॉडी में जब ब्लड में लिम्फ में जाता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। फिर वो हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 60 to 80% ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब जो हम खाना खाते हैं उसमें 60 to 80% जो है अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, कार्बोहाइड्रेट स्पेयर द प्रोटीन्स बीइंग मिसयूज्ड फॉर कैलोरी पर्पस। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोटीन्स को साइड में रखता है और खुद को पहले आउट करता है फॉर कैलोरी पर्पस, एटीपी बनाने के लिए। उसके बाद जब सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है फिर जो है प्रोटीन को यूज में लिया जाता है। Absolute requirement by brain. Brain and other parts of CNS depend on glucose for energy. Prolonged hyperglycemia is equal to brain damage. जो हमारा ब्रेन है वो मोस्टली डिपेंड करता है ग्लूकोज पे फॉर एनर्जी। मतलब हमारे ब्रेन के CNS जो भी एक्शन होते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लूकोज देता है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो अगर हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, तो ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है। रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, फैट का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। फैट बर्न इन फ्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा प्रॉपर अमाउंट में तभी फैट बर्न होगा। Synthesis of pentoses, also known as ribosomes, are constitute of several compounds in body. For example, DNA, RNA and NAD plus FAD. हमारे बॉडी में जो पेंटोस पाए जाते हैं जिसे हम राइबोसोम्स भी कहते हैं, ये जो है सेवरल कंपोनेंट्स बनाते हैं बॉडी में, जैसे DNA, RNA, NAD प्लस FAD। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट से ही। पेंटोस मतलब 5 कार्ब। सिंथेसिस ऑफ फैट, अब क्या होता है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में लेते हैं तो जो फैट है उसका फॉर्मेशन होता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर हो जाता है। तो जो फैट का सिंथेसिस है वो भी कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, इंप्रूव बोवल मूवमेंट, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इंपॉर्टेंट ग्लूकोज टॉलरेंस। अब जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे बोवल मूवमेंट को इंप्रूव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं, और जो ग्लूकोज टॉलरेंस हमारी बॉडी में उसको इंप्रूव करता है।
सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा? कैरेट, शुगर में 99% कार्बोहाइड्रेट होता है, सीरियल्स में 60 to 80%, पल्सेस में 50 to 60%, रूट्स एंड ट्यूबर जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें 20 to 40% एंड ब्रेड में 50 to 60%। एक बैलेंस डाइट में हमें एटलीस्ट 40% कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स। ये सबसे पहले फाइबर जो है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। ये 10 to 15% जो है ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ वाटर, ऑब्जर्व 10 to 15 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट ऑफ वाटर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो जितना हम फाइबर लेते हैं उससे 10 से 15 गुना पानी ऑब्जर्व करता है। ये इंक्रीज करता है बोवल मोबिलिटी को एंड इंटेस्टाइन में जितनी भी हमें मूवमेंट होती है उसको इंक्रीज करता है। ये प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ हेमोराइड्स। ये एलिमिनेट करता है बैक्टीरियल टॉक्सिन और ऑब्जर्व करता है टॉक्सिक कंपाउंड्स को। डिक्रीज करता है जीआईटी कैंसर, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स होते हैं उसको डिक्रीज करता है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा कैंसर बन भी रहा है तो फाइबर जो है उसको रिमूव कर सकता है। इम्प्रूव्स ग्लूकोज टॉलरेंस। अब जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका अगर जो ग्लूकोज है वो अगर ज़्यादा है तो उसको टॉलरेट करने वाला फाइबर होता है। रिड्यूसेस प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को रिड्यूस करता है। डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम ऑब्जर्व करता है। सैटी वैल्यू क्या होती है? डाइटरी फाइबर्स एड्स टू वेट ऑफ फूड स्टफ इंजेस्टेड गिव सेंसेशन ऑफ फुलनेस। अब क्या होता है कि सैटी वैल्यू होता है, ये होता है सैटी वैल्यू। इसमें क्या होता है कि हम जब फाइबर्स खाते हैं तो हमारी ब्रेन को, हमारी बॉडी को ये सेंसेशन आता है कि अब हमारा पेट भर चुका है। तो जैसे कि जो सलाद होता है, हमें फूड के पहले सलाद खाना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है हमारे ब्रेन को ऑलरेडी मैसेज चला जाता है कि वी आर फुल। सो हम जो है जो एक्स्ट्रा हम जो डिनर वगैरह करते हैं वो हम कम लेते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं इसके? फ्रूट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स, होल व्हीट, लेग्यूम्स, राइस, बीन एक्सेट्रा। अब लिपिड्स के क्या इंपॉर्टेंस होता है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका कंपोनेंट में लिपिड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, उसमें भी हमें लिपिड की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को यूज और ट्रांसपोर्ट करने में लिपिड्स ही हेल्प करती है। प्रिवेंट फैट एक्यूमुलेशन इन लिवर। लिवर में जो फैट एक्यूमुलेट होने लगता है उसको प्रिवेंट करती है लिपिड्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस करती है, मेंटेन करती है प्रॉपर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर आता है प्रोटीन का इंपॉर्टेंस। फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो ये प्रोटीन जो होता है वो सेल स्ट्रक्चर का बेसिस होता है और हर फंक्शन में प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट होता है। सारे एंजाइम्स से बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी, और इम्यूनोलॉजी ग्लोबिन यानी एंटीबॉडीज जो होता है वो सब प्रोटीन से बने हुए होता है। और एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, तो हमें प्रोटीन चाहिए होता है। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग स्टारवेशन प्रोटीन सर्व एज मेजर सप्लायर ऑफ एनर्जी। जब हम फास्टिंग करते हैं या जब हम स्टार पे होते हैं, हम भूखे होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो मेजर सप्लायर होता है एनर्जी का। अब आता है न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल जो है वो बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें कुछ मिनरल्स हैं उसके बारे में मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी। सबसे पहले आता है कैल्शियम। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, नर्व ट्रांसमिशन, बोन्स, टीथ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब में इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे टीथ होते हैं उसमें कैल्शियम होता है, बोन्स में होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। फिर आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बोन और टीथ में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, और हाई एनर्जी फॉस्फेट्स और कोएंजाइम्स में भी फॉस्फेट पाया जाता है। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में जो होता है वो भी बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है और को फैक्टर होता है एंजाइम्स का। फिर आता है सोडियम। सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का जो है चीफ कैटायन है। ये एसिड बैलेंस को बैलेंस करता है, जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करता है और नर्व ऑफ मसल फंक्शन में हेल्प करता है। फिर आयरन जो है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। फिर आता है कॉपर जो कि एंजाइम में प्रेजेंट होता है। फिर आता है कोबाल्ट जो कि विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, जो कि फॉर्मेशन करता है इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी का। फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन। और विटामिन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें मैं आपको कुछ टाइप के इंपॉर्टेंट बताऊंगी। विटामिन ए जो है वो हमारे विजन यानी देखने के लिए जो हमारी जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हमारी पावर होती है, वो हमें विटामिन ए से मिलती है। ये एपिथेलियल सेल की जो मेंटेनेंस करवाती है और रिप्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प करती है। विटामिन डी जो है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, बोन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंक्रीज करता है प्लाज्मा में Ca2 जो कैल्शियम आयन होता है उसका जो कंपोनेंट होता है उसको इंक्रीज करता है। तो विटामिन ए का मेन है विजन, विटामिन डी का है बोन फॉर्मेशन, विटामिन ई का है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये हमारी बॉडी में जो रिंकल्स वगैरह जो आते हैं उसको प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट्स PUFA फ्रॉम प्री ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल। सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन होती है उसको जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को फ्रॉम हीमोलाइसिस यानी आरबीसी के ब्रेकडाउन से उसको बचाता है।
फिर आता है विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। फिर विटामिन सी जो है कोलेजन फॉर्मेशन करता है, बोन फॉर्मेशन करता है, आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इम्यूनोलॉजिक फंक्शंस में हेल्प करता है। विटामिन बी1 में जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। विटामिन बी1 जो है नर्व इम्पल्स में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें हेल्प करता है। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और जो मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सब की कमी की वजह से जो भी डिजीजेज होते हैं उन्हें न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।